लोगों का कहना है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट सबसे पहले नाजियों ने किए थे, लेकिन वही कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहले यूनिट 731 के दौरान हुए थे। जापानीज साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को हाशुपुआ कहकर पुकारते थे और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जाते थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि ह्यूमंस अपना वेस्ट खाकर जिंदा रह सकता है या नहीं, जब कभी भी दुनिया में अकाल पड़ जाए या खाने की कमी पड़ जाए। तो मैंने जब यह पढ़ा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट सच में हो चुके हैं तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई भाई। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस। लेकिन अभी तो और सुनते चलो। यूनिट 731 चाइनीज लोगों पर डिजीज से भरे हुए इंजेक्शंस लगाकर देखती थी, उसका असर जानने के लिए और यह जानने के लिए कि वो कितनी देर में मरते हैं। उन्हें जानबूझकर प्यासा रखा जाता था, यह जानने के लिए कि उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है। यही नहीं, वो चाइनीज लोगों के हाथ पैर जानबूझकर काट देते थे। और जैसा हम चूहों और सूरों पर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, यह यूनिट 731 आम लोगों को चूहों से भी बदतर समझकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। एक्सपेरिमेंट जैसे कि एक खेत में लैंडमाइन बिछाना और फिर वहां इन लोगों को बिना कुछ बताए छोड़ देना, ताकि उन लैंडमाइंस की क्षमता को चेक किया जा सके कि वो उछलकर कितनी दूर तक गिरते हैं और उस लैंडमाइन का असर कितनी दूर तक है। इनके विक्टिम सिर्फ कैदियों तक ही सीमित नहीं थे, वो लोगों को किडनैप भी कर लाते थे, जिसमें ना सिर्फ आदमी, उसमें औरतें भी होती थी, खासकर प्रेग्नेंट औरतें और छोटे बच्चे भी, और वो बच्चे भी जो अभी अभी पैदा ही हुए होते थे। लेकिन यूनिट 731 का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था प्रेग्नेंट औरतें। वो प्रेग्नेंट औरतों के पेट को फाड़कर सीधा ही उन बच्चों को बाहर निकाल लेते थे, जबकि उन औरतों को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था, शायद उस वक्त था भी नहीं, तो वो तड़प तड़प कर वही मर जाती थी और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उन औरतों पर हंस रहे होते थे। आपने नेटफ्लिक्स पर जियोंग क्रिएचर वेब सीरीज देखी है? बस आप इतना समझ लीजिए, उससे भी बदतर यूनिट 731 चाइनीज लोगों के साथ कर रही थी। ज्यादातर लोग चाइनीज थे, लेकिन उनमें से कुछ रशियंस और कुछ मंगोलियन भी थे। जापान ने अपना ये बायोलॉजिकल प्रोग्राम 1930 की शुरुआत में किया था और ये उन्होंने सीक्रेटली किया था, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर 1925 में जिनेवा कन्वेंशन की वजह से बैन लगा हुआ था। और चाइना की मंचूरियन वाली जगह उन्होंने इसलिए सिलेक्ट की, वो यहाँ ना कि इन कारनामों को अपने देश से दूर लेकर जा सकते थे, बल्कि यहाँ पर वो जितने चाहे उतने चाइनीज लोगों का अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते थे। और इन सब कारनामों के पीछे थे सिर्फ ये दो लोग, या कह लो यही वो शैतान थे, यही वो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने यह सब कुछ चालू किया था। सर्जन जनरल शीरो इशी, जो कि जापानीज आर्मी का चीफ मेडिकल ऑफिसर था, और एक ये जापानीज सरकार का चमचा और मिनिस्टर जिसका नाम था सदाओ अराकी। वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अमेरिका इनसे पहले कोई बहुत तगड़ा हथियार ना बना ले, इसलिए ये पहले ही अमेरिका को खत्म कर देना चाहते थे। एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन लोगों को बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में लाया जाता था, उन्हें अच्छा खाना, साफ पानी, अच्छी डाइट दी जाती थी, और फिर स्टार्ट होता था उन साइंटिस्ट का असली खेल। अगले कुछ दिनों तक उन्हें ना तो खाने और पीने के लिए पानी दिया जाता था, और फिर उन सब्जेक्ट्स की खराब होती हालत को डॉक्यूमेंट किया जाता था, और फिर उन पर जानवरों की तरह, या कह लीजिए जानवरों से भी बदतर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कस के बांध दिया जाता था और बिना एनेस्थीसिया के चीर फाड़ किया जाता था, और वह चिल्ला रहे होते थे। और कुछ लोगों को तो वायरसेस और जानलेवा बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करके देखा जाता था, और फिर उनके मरने के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाता था। इंसानों को इन एक्सपेरिमेंट्स में यूज करने का एक कोड वर्ड भी था, मारूटा। अगर उन रिसर्चर्स को ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करना होता था तो वो गार्ड्स को लिस्ट में से एक कैदी का नाम टिक करके दे देते थे, और फिर वो गार्ड्स सीधा उस कैदी के सेल में घुसकर उसका सर कलम करके रिसर्चर को दे देते थे। फिर रिसर्चर्स उसकी खोपड़ी को फाड़कर उसके ब्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो या तो उस ब्रेन को कचरे में फेंक देते थे और कुछ को ग्लास कंटेनर में प्रिजर्व कर लिया जाता था। ये तस्वीर मैं आप सबके सामने ला रहा हूं, देख लीजिए। जर्नल इशी के सबसे मेन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था फ्रोस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट, जिसमें सब्जेक्ट के हाथ पैरों को ठंड में फ्रोज कर दिया जाता था, मतलब बर्फ ही बना दिया जाता था, समझ लीजिए आप ऐसा ही। फिर उन पर अलग अलग टेम्परेचर का उबलता हुआ पानी डाला जाता था ताकि फ्रोस्ट बाइट का ट्रीटमेंट ढूंढा जा सके, और इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहा, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है, और इसकी वजह से आज के वक्त कई जाने बची हैं। इशी ने यह डिस्कवर किया कि फ्रोस्ट बाइट का इलाज करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस का पानी ही सबसे सूटेबल होता है, लेकिन
ये पता लगाने के लिए भी उसने पता नहीं कितने ही लोगों को कद्दू मूली की तरह काट डाला, कितने ही ट्रायल और एरर किए। उनके तो ऑर्गन्स को भी बाहर निकाल कर टेस्ट किया जाता था। ब्लड लॉस की स्टडी करने के लिए प्रिजनर्स के हाथ पैर यूं ही काट दिए जाते थे और कभी कभी तो टांगों को ऑपोजिट साइड रीअटैच किया जाता था, यानी लेफ्ट टांग को राइट पर लगा देते थे और राइट टांग को लेफ्ट टांग से टांगों के साथ जोड़ देते थे, या चुड़ैल की तरह टांगों को आगे पीछे कर देते थे। और वहीं कुछ सब्जेक्ट्स के स्टमक को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता था और इंटेस्टाइन को सीधा फूड पाइप से जोड़ दिया जाता था। बहुत ही क्रूर हरकतें की इन हैवानों ने। हैवानियत इतनी थी कि इन्होंने एक माँ बेटी को एक गैस चैम्बर में बंद करके उसमें जहरीली गैस छोड़ दी और फिर उन्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर ऑक्सीजन ना मिले और टॉक्सिक गैस फेफड़ों में घुस जाए तो कितने समय में मौत होती है। इसके अलावा यूनिट 731 ने चाइनीज सिटीज और विलेजेस पर अपने बनाए बायोलॉजिकल वेपन्स भी छोड़े, यानी वो बॉम्ब, कह लीजिए वायरस बॉम्ब। इन वायरस बॉम्ब्स को एयर ड्रॉप कंटेनर या किसी और तरीके से आसपास के इलाके में फैलाया जाता था, जिसमें बहुत से लोग मरे। तो शायद आप समझ ही चुके होंगे अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों गिराया। अगर अमेरिका ऐसा ना करता तो वो खुद खत्म हो सकता था, क्योंकि जापानीज आर्मी हार नहीं मान रही थी। वर्ल्ड वॉर के बाद मिले सबूतों से यह पता चला कि वो अपने इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स को मंकी या मंचूरियन मंकी कहकर पुकारते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान यूएसए से हार गया तो यूनिट 731 का भी एक तरह से अंत हो गया। यूनिट 731 के कमांडर्स को पहले तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें अमेरिकन अथॉरिटी के द्वारा छोड़ दिया गया और उन्हें बकायदा इम्यूनिटी भी दी गई। ये डिसीजन पार्शियली उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और रिसर्च डेटा के लिए लिया गया था, जो कि उन्होंने चाइनीज लोगों पर अत्याचार करके हासिल किए थे। वो यूएसए ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और करना चाहता था। इस प्रकार की कार्रवाई ने कंट्रोवर्सी पैदा की और कुछ लोग आज भी इस पर अनजस्टिस की बात करते हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने भी अपने उन कातिल जर्नलों की प्रोटेक्शन की, जिससे कि उन्हें वॉर क्राइम में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। इन डिसीजंस ने यूनिट 731 के क्राइम्स को छुपाने का काम किया और विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला। और आप भी भूल जाइए मैंने कभी ऐसी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे खुद घिन आ रही है। और खाना टाइम से खा लेना। ओवर एंड आउट।